क्योंकि आपको लगता है इसके बारे में बोलना गर्दन कट जाएगी। माफ कीजिएगा, इस देश में गर्दन काटने वालों की गिनती बहुत कम है, क्योंकि आपने डरना थोड़ा छोड़ दिया है। इसलिए जो फिलॉसफी अब तक कागज में थी, अब वो चिरतार्थ चौराहे चौराहे की जा रही है। यही वो समय है कि पूरी ताकत से सच बोलिए, खड़े रहिए। ये अंकिता को मार करके, ये निकिता को मार करके, ये कृष्ण भड़वाल को मार करके, ये रूपेश पांडे को मार करके ये 90 से 95 करोड़ सनातनियों को डरा नहीं सकते। कुछ घटनाएं घटेंगी, और ऐसा नहीं है कि आज हुआ है। गांधी जी की आंखों के सामने भी एक संत की हत्या कर दी गई थी, और उस पर गांधी जैसे आदमी की प्रतिज्ञा क्या रही थी वो सब आपको पता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि सूरज की पूजा करनी चाहिए। ये जो पूजा भाव है, ये जो पूजा का भाव बताया गया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जब तक आप लड्डू पेड़ा नहीं चढ़ाएंगे तब तक पूजा नहीं होगी। हमेशा किसी न किसी चीज को जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और जब उसको कोई बड़ा आदमी, कोई विद्वान आदमी किसी बच्चे को नहीं समझा पाता है, तो उसके साथ आस्था को जोड़ देता है ताकि वो उससे कनेक्ट रहे। लेकिन समय के साथ साथ ज्ञान जैसे जैसे आता है, उसे समझ में आता है कि पूजा करना इसका अल्टीमेट लक्ष्य नहीं था। इसके पीछे की जो साइंस थी उसे समझने का लक्ष्य था। जैसे मैं कभी कभी अपनी बात को समझाने के लिए कहता हूं, एक बच्चा जिसकी उम्र 5-6 साल की है, यहां कई मेरी बहनें माएं बैठी होंगी, बेटियां बैठी हैं, यह आप सबको जानना चाहिए। वो जो 6 साल का बच्चा है, उससे आप साइंस की बात नहीं कर सकते, उससे आप सिंबल से बात कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो अभी उस कॉम्प्लिकेटेड इशू को नहीं समझ सकता। लेकिन मां का भाव देखिए, उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है। 5 साल का बच्चा जब गिलास से दूध पीने से इनकार कर देता है, जब वो दूध पीने से मना कर देता है, जिद करता है, वो मां जिसने 9 महीने उसके पेट में रख के जन्म दिया है, वो मां उसको दूध पी ले। उसका लक्ष्य यह है कि ये बच्चा दूध पिएगा जो इसके शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। अब इस दोनों नोशन को आप ऋषि मुनियों के साथ और अपने साथ जोड़ कर देख सकते हैं। वो मां उसको कहती है कि दूध पी लो, नहीं भौगो आ जाएगा। ये हर घर की मां ने कहा होगा एक समय में। ये बात अलग है कि अब थोड़ा माएं भी आधुनिक हो गई है, टीवी देख के कोई नई परिभाषा बना ली, हो सकता है। लेकिन उसका भाव यह है कि वो बच्चा दूध पी ले, क्योंकि उस बच्चे को उस दूध के साइंटिफिक गुण नहीं पता। लेकिन वही बच्चा जब 14 साल का हो जाता है, तब जब दूध पीता है बच्चा, तो मां वही है, एजेंडा उसका वही है, लेकिन उसकी परिभाषा उसके उम्र और सोच के कारण उसने बदल दी। और अब वो कहती है कि दूध पियोगे तो तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम जाएगा, तुम्हारी हड्डी मजबूत हो जाएगी, और भौगो आएगा तो तुम उसको मार के भगाओगे। भाव वही है। इसलिए आपके ऋषि मुनियों ने जब ये कहा कि सूर्य को सुबह उठ करके उस पर पानी चढ़ाना है, तो ये जानते थे कि ये अवस्था 5 साल वाले बच्चे की, और सूरज तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें खूब बलशाली बनाएंगे, तो उसको पूजा से जोड़ा और कहा कि सुबह उठ के ऐसा करने से आपको शक्ति मिलती है। अब आज 2022 के भारत में सबको सब कुछ पता है, उसके बाद हो क्या रहा है? 2022 के भारत के बच्चे के सामने जब आगे कहते हैं कि सूरज को सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाना पूजा का विषय है, तो वो बच्चा जब सवाल आपसे पूछता है, तो ये कमी हम जैसे लोगों की है, उन बुजुर्गों की है कि आज भी हमसे सही बात नहीं बताता है। ये जो वनस्पति है, ये रात भर सारे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं कि नहीं देते? बताइए, जोर से बोलिए। देते हैं। ये पढ़ा आपने? देते हैं ना रात भर। और क्या वजह होती है कि जो पेड़ रात भर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, सुबह सूरज की जैसे ही पहली किरण निकलती है, वही पेड़ ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हैं। याद है? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं?
सूरज की पहली किरण निकलती है और जो पूरी आपकी वनस्पति होती है वो प्रचुर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन देती है और ऑक्सीजन पानी से टकराती है और जो रेज आप डालते हैं के सामने लोटा चढ़ाते हैं, क्योंकि अब तो हम टेलीविजन के सीरियल से सीख रहे हैं कि संस्कृति क्या है, इसे लोटा भी आंख बंद करके चढ़ाते हैं, जबकि हमारी परंपरा में सूरज के सामने पानी देने का तरीका होता था। आंखें खोल के आपको सूरज की ओर देखना होता है और उस धार के माध्यम से जो रेज होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और आपके इस मस्तिष्क के अंदर वो सेंट्रलाइज करके पूरे दिन के लिए वो अग्नि दे देती है जो आपके शरीर को जरूरत होती है। इसलिए पानी चढ़ाना चाहता है, ताकि भाव उनका यह था कि साइंस आपको समझा नहीं सकते। इसलिए आज एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। हमसे ज्यादा दुनिया में जब से मानव सभ्यता है, हमसे बड़ा साइंटिस्ट ना तब कोई था ना आज कोई है। तो किस बात कि हमने हर बात को बिना जाने सुनी सुनाई बातों से लोगों के प्रति चमक दमक से माना कि यही दुनिया है और हम तो पिछड़े हुए लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, हमें तो कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, हमें इन अंग्रेजों ने सिखाई थी जो खुद ही नंगे घूम रहे थे। हम बीमारी से ग्रस्त हैं। इसलिए आपके यहां आज की खोज नहीं है, ये जो नासा नाम की चीज बनी है लेबोरेटरी साइंटिफिक अमेरिका में, ये 1958 में बनी है। लेकिन आज का बच्चा समझता है कि सब कुछ नासा ही बताएगा हमें। नहीं, नासा आने के बाद अब एक फैशन हुआ है, सोलर एक्लिप्स कब है नासा ने बताया है, सूर्य ग्रहण कब है ये नासा बता रहा है। 1958 से पहले सूर्य ग्रहण नहीं था, लेकिन आज भी इस 10 साल के सफर में ऐसी नानी दादी मौजूद हैं, अगर किसी परिवार में है, वो नानी दादी कहीं 90 साल की हैं, कहीं 95 साल की हैं। वो नानी दादी 5 रुपए के पंचांग को देख करके बता देती है बहू कल सूर्य ग्रहण है, खाना बाद में बनाना। उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट बैठा है जिसमें हमारे यहां मौखिक संस्कृति थी, लिखित नहीं थी, इसलिए सब कुछ हमारे पास था। उन्हीं ऋषि मुनियों ने बताया कि आप एक पेड़ है उसको ऊपर पूजा करें, उस पर पानी चढ़ाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि वो ये जानते थे इस बात को। पूरी वनस्पति में पूरी दुनिया के अंदर बड़ी रिसर्च कर ली हो, उसके बावजूद भी जो धरती पे वनस्पति है उसमें एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये हमारे ऋषि मुनियों को पता था, तो उन्होंने कहा पीपल पे पानी जरूर चढ़ाना, उसकी पूजा करना। उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि पीपल के पेड़ के चारों तरफ आप कलावा बांध दें और लड्डू उसके मुंह पे चिपका दें। आपकी आस्था को जोड़ा ताकि हर मौसम में उस पूजा के माध्यम से उस पीपल के पेड़ को पानी मिलता रहे। वो एकमात्र पेड़ है, आज हमको बताया जाता है। भाव देखिए, हमारे यहां हमारी संस्कृति में आज भी, इसलिए मैं सार्वजनिक मंचों से किसी ना किसी बहाने उस बात का प्रदर्शन करता, डेलीबरेट नहीं करता। इसलिए नहीं कि मुझे महान कहलाना है, इसलिए कि बार बार आपके सामने वो घटना घटी है। ये कोई आज पहला ऐसा मंच नहीं है कि जिस मंच पे मुझसे कहा कि दीपों को आप लोग प्रज्वलित करना है, क्योंकि हम उस जड़ को भूल गए। आप पत्तों में पानी दे रहे हैं, जड़ को भूल गए। जड़ अगर मजबूत नहीं होगी तो पत्ते बहुत दिन तक लटकेंगे नहीं और वही पत्ते सत्तू की जगह मैगी खाने लगेंगे। इसलिए उसका महत्व बताने के लिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई ऐसा कार्य हो रहा हो जिसे हम ये मानते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, महान से महान पुरुष आ जाए, हमारी संस्कृति में पद से कभी कोई
कोई महान नहीं हुआ, महान वो हुआ जिसने समाज में चेतना जगाई। लेकिन हम इतने सालों में ये मानते हैं, अगर कोई बड़े पद का आदमी आ जाए, हो पूरी आयोजन समिति उस चाटुकारिता के तहत उस पद के आदमी के आगे पीछे ऐसे घूमती है। एक नजर देख तो लें, एमपी की टिकट तो मिली जाए। हमारे संस्कारों में मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है, उससे बड़ा सच न था न होगा, और करोड़ों साल तक जब तक ये संस्कृति रहेगी, ये भूमि रहेगी, तब तक नहीं कोई हो सकता। इसलिए महिला और मां का जिस समाज में महत्व घट जाता है, जिस समाज में महिला चौराहे पर रोती हो, जिस समाज में महिलाओं का रेप होता हो और पुरुष पाखंडी बन करके तर्क के बीच में बैठ करके नए नए ज्ञान देता हो, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे यहां हरियाणा में निकिता नाम की एक लड़की, निकिता कोमल, उसने एक जिहादी का शादी का प्रपोजल नहीं माना, उसे चौराहे पे मार दिया। हमारे लिए घटना है क्योंकि हमारी बेटी नहीं थी। यह समाज का सबसे बड़ा सड़ना बताता है कि समाज सड़ चुका है। अच्छे कपड़े पहन करके बड़ी बड़ी बातें करने से समाज महान नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। निकिता मरी, आपने फेसबुक पे 2-4 बातें कही, और कुछ लोगों की समस्या ये, क्योंकि हमारी सरकार है, सरकार हमारी है तो ज्यादा जिम्मेदारी है। निकिता मरी तो अंकिता मर्जी का, कुछ लोग पैसे जुटाएंगे, कुछ लोग अफसोस जाहिर करेंगे, कुछ उस पर राजनीति करेंगे, जिसके बाद वो समाप्त हो जाए। ये समाज मर चुका है, इसकी आत्मा मर चुकी है। इसलिए हर रोज हर घटना को हम एक खबर की तरह देखते हैं, फिर अपने चाटुकारिता में लग जाते हैं। पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं। उस कमाने से, उस पद से ना परिवार सुरक्षित हो रहा है, ना समाज सुरक्षित हो रहा है, ना राष्ट्र सुरक्षित हो रहा है। हम आदमी क्यों नहीं बोलना चाहते? मरने वाले की जाति देखेंगे, ये हमारा है कि नहीं है, इस पे बोलने से हमें कितना नफा नुकसान होगा। और हाथ और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हमारे बीच में ये जो बीमारी सनातनियों को लगी है, डिग्री लेनी है, सीईओ बनना है, कितने का पैकेज है, पैकेज हमको चाहे युगांडा में मिले, हम युगांडा चले जाएंगे। पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लें, जिसने मार्कशीट की चिंता की, जो लोग मार्कशीट की चिंता करते हैं आजीवन नौकरी बचाते हैं, राष्ट्र नहीं बचाते हैं। इसलिए नौकरी, ये पढ़ाई, ये लिखाई माध्यम हो सकती है, बड़ी कार बड़ा बंगला माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। हमने माध्यम को लक्ष्य मान लिया है, इसलिए हमको चोर, उचक्के, डकैत, लुटेरे चौराहे चौराहे चुनौती दे रहे हैं, और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। जिनको हथियारों से लड़ना चाहिए वो हथियारों से नहीं लड़ना चाहते, जिनको मुंह से लड़ना चाहिए वो बोलकर नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि हमें बुरा नहीं दिखना। मानवता का ठेका हमने लिया है। अगर मानवता को बचाना है तो जो अमानुष है उसकी चौराहे पे गोली मारकर हत्या कर देनी चाहिए। सिर्फ गीत गाने से, भजन करने से, पूजा पाठ करने से अगर कुछ हो रहा होता तो फिर सरकारों की और मिरास की, राफेल की, मिग की जरूरत ही क्या थी। इससे आज भी जिस महान शख्स का नाम बार बार लिया जाता रहता है हर मन से, और मुझे अच्छा हुआ मैं भूल जाता, प्रोफेसर साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका नाम लेने से मुझे दोबारा से याद आ गया कि कुछ उनकी शान पे भी मुझे कुछ कहना है।
1946, इससे मैंने अपने शुरू के शब्दों में कहा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अगर कुछ है जिसपे सब मौन है, वो है भारत की आजादी का। आज भी ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, इनकी मजबूरी है, ये बात है कि ये सच लिख देंगे तो प्रोफेसर साहब इनके नंबर काट देंगे, नंबर काट देंगे। और प्रोफेसर साहब की मजबूरी इसलिए है कि उनको यही प्रेस्क्राइब करके कहा गया है, यही पढ़ाना है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये नियम जब तक है, झूठ का नियम है, पाखंड का नियम है, तब तक वही लिखिए जो किताब में लिखा है। लेकिन उस किताब में लिखने के बाद सच बोलिए कि भारत 15 अगस्त 1947 को कभी आजादी नहीं हुआ था। यह आजादी शब्द ही नहीं है, यह 15 तारीख की डेट कहीं अवेलेबल नहीं है, ना अमेरिका के डॉक्यूमेंट में है, ना इंग्लैंड के डॉक्यूमेंट में है, ना भारत के डॉक्यूमेंट में है, लेकिन धड़ल्ले से झूठ बोला चल रहा है। 15 अगस्त को भारत की आजादी का दिन, कमाल हो गया। कहां लिखा है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद? किससे आजाद हुआ? इसलिए उस घोटाले की कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। आप आज के दौर के बच्चे हैं, उसको देखिए, चेक करिए। 1946 की कई घटना है, 4-5। चाहे तो आप इस डेट को लिख लें और फिर उसको सिलसिलेवार समझें कि 1946 को समझना क्यों जरूरी है। अगर 1946 नहीं समझ में आएगा तो आप, जिसको मैं सबसे बड़ा घोटाला कह रहा हूं, आप नहीं समझ पाएंगे। और ये बात मैंने खास तौर से इसलिए यहां रखी कि मुझे बताया गया कि इस कॉलेज में ज्यादातर बच्चे जो है ग्रेजुएशन के आसपास के हैं। मैं चाहता हूं आप अपनी डिग्री स्थापित हासिल करें, लेकिन उसके अलावा जब बोलने का मौका है तो पूरी ताकत के साथ सच बोलिएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको डरा नहीं सकती। जनवरी 1946, मार्च 1946, अप्रैल 1946, 29 अप्रैल 1946, 16 अगस्त 1946 और 2 सितंबर 1946। ये डेट कभी सुनी थी आपने? अगर इनको नहीं जानेंगे तो आपको ये 70 साल पहले जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले में सब शामिल हैं। इसलिए आपको रास्ता सही नहीं मिलेगा। इसलिए आप वो बात सोच ही नहीं पाएंगे जो आपको 70 साल पहले बताना चाहिए। किसी ने नहीं बताई। ठेका लेके बहुत लोग घूम रहे हैं हमारे यहां, प्रवचन 2-2 नहीं 5-5 घंटे के देते हैं। मैंने कहा आप, मेरा कोई विचार नहीं है। लोग समझते हैं मैं कोई विचार देना, कोई विचार ही नहीं। मैं आपको इतिहास की ओरिजिनल सोर्स से जो तथ्य है आप तक पहुंचा देना चाहता हूं, ताकि आप जब कहीं बोले तो कहिएगा ये ओरिजिनल सोर्स है। पुष्पेन जी भले इसके माध्यम हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जिन लोगों उस दौर में लोग थे, उन्होंने किताबें लिखी और उसमें वो लिख के गए। उनको नहीं पता था कि 70 साल में इस देश ऐसा हो जाएगा कि उन किताबों को खरीद करके लोगों के सामने तथ्य नहीं रखेगा। मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगा। जनवरी 1946 में एक चुनाव भारत के, नहीं जानता कि आप में से कितने लोग जानते हैं। जनवरी 1946 में भारत में प्रांतीय सरकारों के माध्यम से एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में पूरे भारत की जो प्रांतीय असेंबली थी, उनकी गिनती थी 1585, 1585। उस 1585 सीटों पे चुनाव हुआ और उस दौर में 1946 में मुस्लिम लीग के लिए, मुसलमानों के लिए पूरे देश में 492 सीटें रिजर्व थी। 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी पूरे देश में। चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को 923 सीटें मिली पूरे देश में और 492 जो सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, उन 492 में से 425 सीटों पर मुस्लिम लीग जीती और बाकियों के ऊपर कांग्रेस के मुसलमान जीते। अब इसको आप
इतना ही यही रोक ले, मैं दूसरी घटना पे आता हूं। इसको जब आप सिलसिलेवार देखेंगी तब आपको मेरा वो तथ्य समझ में शायद बेहतर आएगा जो मैं 15 अगस्त 1947 में लिखा। दूसरी घटना है मार्च 1946 की। मार्च 1946 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सोचिए कि यह कहा कि हम भारत को ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से देना चाहते हैं। ये उन्होंने ऐलान किया। इसलिए सारी घटनाएं जो भारत में हुई हैं वो उसी से रिलेटेड हैं, कोई चीज आइसोलेशन में नहीं है। और ये कहकर के वो खत्म कर दी उन्होंने बात कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं पावर भारत के लोग। और उसके बाद 26 अप्रैल 1946 को कमाल के लोग हैं, 20 अप्रैल 1946 को कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। क्योंकि 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, नया अध्यक्ष चुना जाना था। 20 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई और बेईमान राष्ट्रपिता जो बाद में बने, उन्होंने 20 अप्रैल को ही कहा, चुनाव की घोषणा हुई और उन्होंने उसी दिन कहा कि मैं चाहता हूं कि नेहरू अध्यक्ष बने। और ये कह के चुप हो गए। अगर आप किसी की महानता को मानते हैं, उनकी उम्र का हमारे संस्कारों में, हमारे साहित्य में किसी भी बुजुर्ग का पूरा सम्मान होना चाहिए। लेकिन साथ साथ यह भी है कि अगर बुजुर्ग झूठ बोल रहा है तो उसका प्रतिकार भी होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बड़े हैं तो सम्मान के साथ उनकी बात को खंडित करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां ऐसे ऐसे लोगों को बड़ा बना दिया गया कि आप जैसे ही बोलते हैं जेल हो जाती है। 20 अप्रैल को घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनेगी क्योंकि 1940 में मौलाना आजाद अध्यक्ष बन चुके थे। तो आपने, गांधी जी ने पहले दिन ये कह के मैसेज दिया, लेकिन मैं खुश हूं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग इस आदमी का पाखंड जानते थे और उन्होंने कितनी साइलेंटली उस पाखंड को एक्सपोज कर दी। 20 अप्रैल में यह घोषणा करके कि जब नया चुनाव होगा मैं चाहता हूं कि नेहरू बने, ये कहकर